हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्टार्टिंग के जो हमारे अम्ल और सार लवण पे जो वीडियो हैं, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से पेन और नोटबुक के साथ में देखा होगा। स्कूल स्टैंडर्ड पर ये जितने वीडियो आ रहे हैं, उनको पेन और नोटबुक के बिना नहीं देखना है, साथ में एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना है। एनसीईआरटी की बुक लेके बैठेंगे और पेन कॉपी के साथ इस वीडियो को देखेंगे, तो ही इस वीडियो का सही यूटिलाइजेशन है, अन्यथा इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने हर एक टॉपिक को बड़े डिटेल से एनालिसिस के साथ में और क्लासरूम कोचिंग के फॉर्म में पढ़ाया है। यूट्यूब की तरह शॉर्ट वीडियो और इस फॉर्म में नहीं पढ़ाया है। कई लोगों की ये शिकायत आई है कि सर वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, इनको शॉर्ट में समझाया जाए। जब एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझाना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा टाइम रहेगा। ये आपको मेरे साथ में थोड़ा टाइम के साथ में जुड़ना होगा। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप देख लेते हैं और जो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लर्न करने के लिए अगर आप कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर से बाहर नहीं जाएगा। आपके स्कूल एजुकेशन में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अप टू हायर एजुकेशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इनमें सारे ये वीडियो जो है वो बेसिक नींव का कार्य कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। चूंकि अपन एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं, तो इसमें कोई बात पीछे छूटने का सवाल ही नहीं। आइए बिना टाइम खराब किए अपन आगे बढ़ते हैं और अपना अगले वीडियो का पार्ट आज शुरू करते हैं। देखिए, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है लवण। साथियों, स्टार्टिंग के जो वीडियोज हैं उसमें अपन ने अम्ल और सार के प्रारंभिक गुणधर्म समझे हैं। देन अम्ल और सार के रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन किया है। इसके बाद में अपन ने पीएच स्केल और उसके एप्लीकेशन देखे हैं। एवरीडे लाइफ में पीएच स्केल के क्या एप्लीकेशंस हैं, मैं इनको डिटेल में रिवाइज आपको नहीं करवा सकता। अब मैं आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है लवण। आपको जिस तरीके से क्लासरूम में हम पढ़ाते हैं, आपको क्लासरूम में ही समझ के पढ़ना है। मैं एक्टिविटी के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। मित्रों, ये बात मैंने आपको पहले भी कही, अब भी कह रहा हूं, बिना एक्टिविटी के एनसीईआरटी का जो अगला कंटेंट है वो मीनिंगलेस है। ये कंटेंट जो है वो इस क्रियाकलाप का ही डिस्क्रिप्शन है। तो पहले आप एक्टिविटी को समझें और देन उसके बाद में बात को आगे करेंगे। देखिए, लवण के कुछ रासायनिक सूत्र हैं जो यहाँ लिखे गए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने लिखा पोटेशियम सल्फेट। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं है तो मेरे साथ में याद करने की कोशिश करें, मैं आपको याद कराता हूं। देखिए, लिखा पोटेशियम सल्फेट। आप जानते हैं पोटेशियम होता है के और इसके ऊपर वैलेंसी होती है +1 और ये सल्फेट का फॉर्मूला है SO4-2। दूसरा, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम Na+ होता है, ये सल्फेट का फॉर्मूला है SO4-2। कैल्शियम सल्फेट, अपन जानते हैं कैल्शियम +2 होता है और ये सल्फेट का फॉर्मूला है SO4-2। देन मैग्नीशियम सल्फेट, अपन जानते हैं मैग्नीशियम होता है Mg+2। ये जो टेबल अपन ने लर्न की थी, ये सल्फेट का फॉर्मूला है। ये कॉपर सल्फेट, अपन जानते हैं कॉपर +1, ये सल्फेट कॉपर+2 SO4-2। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl, Na+ और Cl-। इसी तरीके से सोडियम नाइट्रेट है Na+ और NO3-। ऐसे कुछ फॉर्मूले और भी है, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। देखिए, इनसे अपन फॉर्मूले बनाते हैं, बड़े आसान तरीके से बन सकते हैं। कोई कोई बड़ा इश्यू नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये अपन को पता है कि ये 2 यहां आएगा और ये 1 यहां आएगा। इससे फॉर्मूला बनेगा K2SO4। इनसे फॉर्मूला बना Na2SO4। इससे फॉर्मूला बना CaSO4। क्यों? ये इसकी वैलेंसी -2 +2 दोनों कैंसिल हो जाती है। इसका बना MgSO4, इसका बना CuSO4
इसका बना NaCl और इसका बना NaNO3। जैसे नाम ये नाम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये फॉर्मूले बनाने का आपको भी इसी तरीके से सीखना है। जो आपने स्टार्टिंग के फाउंडेशनल जो चैप्टर पढ़े हैं वो आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो ये फॉर्मूले आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे कि ये फॉर्मूले जो यहां है इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, ये फॉर्मूला है इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, और ये दोनों तो एक ही फैमिली के हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटीज है। जो पीरियोडिकल टेबल जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस बार अभी कोर्स में नहीं है वो चैप्टर, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे उसको बेसिक्स के लिए। तो ये इस तरीके से अपन कहा गया है कि उन अम्ल और सारकों की पहचान कीजिए जो, अब इनसे अपन को यह देखना है कि ये अम्ल या सार जब बने हैं, ये जो लवण बने हैं, तो उसके लिए अम्ल या सार क्या थे। देखिए एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर एग्जांपल लेते हैं K2SO4। K2SO4 अपन पता है कि इसके लिए अम्ल और सार काम में लिया गया होगा। अगर देखिए ये अगर जो सार हो और ये अम्ल हो H2SO4, तो इससे क्या बनेगा, ये H+ में ये H+ देगा, तो अपन देखेंगे कि यहां से बनेगा K2SO4 और H2O। और अपन जानते हैं कि अम्ल जब सार के साथ, अभी ये सार है, ये अम्ल है, ये लवण है, ये जल है। बस इतनी बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो कि फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं। देखिए ये इसमें सार काम में लिया गया, ये इसमें अम्ल काम में लिया गया, इससे ये लवण बना और ये जल बना, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आपका ये होमवर्क रहेगा कि उन अम्ल और सारकों की पहचान करिए जो उपरोक्त लवण से प्राप्त किए गए। आप इनमें पता करेंगे कि इसमें अम्ल क्या, इसके अंदर क्या सार रहा होगा और क्या अम्ल रहा होगा। देखिए मित्रों, जहां SO4-2 है, सल्फेट है, वहां सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल के रूप में रहा है। इनमें सब में आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, और ये मैग्नीशियम के साथ में आप हाइड्रोक्साइड OH लगा देंगे इन जो भी आयन के साथ में, तो ये जो है वो सार रहे होंगे। यहां तक बात क्लियर आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन आगे बढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक है इसको समझते हैं थोड़े अच्छे तरीके से। अगली जो एक्टिविटी है, अल्टीमेटली ये एक्टिविटी भी आपसे फॉर्मूले लिखवाएगी, और जब आप इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इनकी विलेयता की जांच और इनका टेस्ट आप कर पाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो आपको ध्यान रखना है मित्रों, एसिड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, यानी कि प्रबल हो सकता है और दुर्बल हो सकता है। अम्ल जो कैसा हो सकता है कॉन्सेप्ट, अम्ल जो है वो हो सकता है, या तो हो सकता है प्रबल और या हो सकता है दुर्बल। इसी प्रकार जो सार है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो प्रबल हो सकता है और या दुर्बल हो सकता है। देखिए यहाँ प्रबल और दुर्बल का मतलब ये है, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, दुर्बल यानी वीक। या प्रबल और दुर्बल हो सकता है, या प्रबल का मतलब है कि जब आप के पास में कोई अम्ल सार है, आप पानी में डालेंगे और वो 100% अपने आयन दे देगा, पूरा टूट जाएगा। जैसे NaOH को इसमें डाला और NaOH ने अपने में से 100% OH इसको वाटर को दे दिया, इस वाटर सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये प्रबल अम्ल का, तो ये प्रबल सार का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से H2SO4 इसमें डाला और H2SO4 में कंप्लीटली H+ आयन दे दिया, तो ये प्रबल अम्ल है। ऐसी तरीके से अपन ने, मैंने कल भी बात की थी कि जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि ये पानी में धीरे धीरे H+ आयन देता है। मैं मेरी बात को रिपीट करता हूं, आप समझ पाए कि अम्ल जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल और दुर्बल। ऐसे अम्ल
जो पानी में घुलते ही पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, 100% आयन दे देते हैं, वो प्रबल है। जो पानी में धीरे धीरे घुलते हैं और इनका पूर्ण वियोजन नहीं होता, अपने में से पूर्ण H+ नहीं देते, वो दुर्बल है। ऐसा ही कोई सार जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाता है, वो प्रबल सार है, और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है वो दुर्बल सार है। ऐसा क्यों समझाया, ये मैं बात आपसे समझाना चाह रहा हूं। इसलिए समझाया है कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल सारक, जो अम्ल प्रबल था और सार प्रबल था, उससे जो लवण बना है उसकी पीएच का मान 7 होता है, वो उदासीन होता है। ऐसा अम्ल जैसे ये NaOH और ये HCl, ये एक जो प्रबल जो सार है, ये एक प्रबल अम्ल है। इनसे अभिक्रिया से बना NaCl और H2O, लवण और जल बनेगा, लवण और जल बना। इसकी पीएच का मान जो 7 होगा, अपन को पता है पीएच का मान 7 है तो वो विलयन उदासीन है, पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय है, और पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय है। तो ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल व दुर्बल सार, देखो मित्रों कि अम्ल प्रबल है तो विलयन अम्लीय होगा, के लवण का मान जो 7 से कम होता है ये अम्लीय होगा। और अगर यहाँ पर प्रबल सार है और दुर्बल अम्ल है तो विलयन का मान, पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा और वो विलयन क्षारीय होगा। हम इतना ही बात आपसे कहना चाह रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात मैं आपसे और यहां करना चाह रहा हूं, यहां विलयन का मतलब है ये बीकर है, इस बीकर में आपने जिस भी लवण को डिसॉल्व किया, इसको यहां घोला, जो लवण को घोलने के बाद इस विलयन की पीएच इस बात पे निर्भर करेगी कि वो लवण किससे बना हुआ है, यानी कि प्रबल अम्ल से बना हुआ है, अम्ल और क्षार से मिलकर बनेगा, दोनों ही प्रबल है। जो जो लवण जिससे बना है, अम्ल और क्षार दोनों प्रबल हैं, विलयन उदासीन होगा। अगर अम्ल प्रबल था और क्षार दुर्बल था, विलयन अम्लीय होगा। अगर क्षार प्रबल था और अम्ल दुर्बल था, विलयन क्षारीय होगा। और ये बात अपन ऑलरेडी पहले से समझ चुके हैं कि ऐसा विलयन जिसकी पीएच का मान, ये पीएच स्केल थी, इस पीएच स्केल में यहाँ 7 थे, यहाँ 0 था, यहाँ 14 था, जिसकी पीएच का मान 7 से कम था वो अम्लीय था, जिसकी पीएच का मान 7 से ज्यादा था वो क्षारीय था। ये बात अपन ने कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी मैं शॉर्ट में बात करूंगा आपसे, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर में पूछी गई कि बताइए क्लोर सार अभिक्रिया क्या होती है। और ये लास्ट ईयर में नहीं पूछी गई, ये रिएक्शन बार बार एग्जामों में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि NaCl जो कि सोडियम है, इसके अंदर जल, इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रोड लिए अपन ने, और 2 इलेक्ट्रोड में NaCl और H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ये इलेक्ट्रोड के माध्यम से अपन ने बिजली प्रवाहित की, तो इसमें एक NaOH बनता है और एक क्लोरीन निकलती है। ये क्लोरीन के कारण ही इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इसीलिए क्लोर और सार, एक तो क्लोरीन है इसलिए क्लोर, और एक सार, ये तो सार है ये क्लोरीन है, इसलिए इसको क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोड पर क्लोरीन गैस निकल रही है। मित्रों ये एनोड है, ये चित्र बनाएंगे, ये डायग्राम आपको बनाना है होमवर्क में। यहाँ पर एनोड से क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये डायग्राम इतना अच्छे से समझा रखा है। आप बताइए क्लोरीन गैस निकली, इसका क्या यूज है, हाइड्रोजन गैस निकली, इसका क्या यूज है, और NaOH यहां से निकला, इसका क्या यूज है, ये यहां लिखा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NaOH के 4 उपयोग लिखिए, 2 उपयोग लिखिए, और विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि सर ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कोर्स के अंदर, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, ये यहां लिखा हुआ है। NaOH का क्या उपयोग है, ये NaOH का उपयोग है
कि ये धातुओं का ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण के लिए, और कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इस NaOH का उपयोग किया जाएगा। क्लोरीन का क्या उपयोग है? जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल के अंदर जो आप लोग पानी देखते हैं, जो एकदम पानी क्लियर होता है, वो क्लोरीन के कारण है। इसके अलावा ये रोगाणुनाशक और CFC और कीटनाशक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने उसका एक जो इंपॉर्टेंट घटक है। इसके अलावा कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स में भी इसका उपयोग होता है। हाइड्रोजन अपन को पता है कि भविष्य का ईंधन है। इसके अलावा इसका निर्माण अमोनिया जैसी खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने आपको समझाया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH का निर्माण कैसे किया जाए? तो NaCl और जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए, ये इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें एनोड, ये बैटरी लगी है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड और कैथोड में, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इससे NaOH का निर्माण होता है। इस NaOH में से मैंने आपको बताया कि आपको अपनी नोटबुक में अभी वीडियो को पॉज करके लिखेंगे कि हाइड्रोजन का क्या उपयोग है, क्लोरीन का क्या उपयोग है और NaOH का क्या उपयोग है। मित्रों, इतना डिटेल और इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप NCERT से पकड़ लेते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा इंडिया का जिससे अगर ये टॉपिक अगर उसमें दिया हुआ हो तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता हो, और आपके बोर्ड एग्जाम में आप साइंस में 100 से 100 नंबर ला सकते हैं अगर इसी तरीके से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ NCERT को पढ़ते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। आपको टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को पढ़ना ही नहीं है, उसका मीनिंग और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि ये चीज यहाँ क्यों बताई गई है, ये एनोड पे कैसे निकली है, ये हाइड्रोजन कैथोड पे कैसे निकला है, इसका क्या यूज है, ये डायग्राम को बनाना है, और इस तरीके से आपको अपने आपके नॉलेज को एनरिच करना है। आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां कुछ बात बताना चाह रहा हूं। अपने कोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि ये आप इनको लर्न कर लें, दो थोड़ा टाइम लग सकता है। इन फॉर्मूलों में फॉर्मूला नंबर 1 जो है वो है CaOCl2। इसको कहा जाता है विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, आप याद करेंगे। नंबर 2 पे मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा कहते हैं मित्रों, ये बेकिंग सोडा आपको याद रखना है। जो तीसरा फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा वो होगा Na2CO3.10H2O। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा कहते हैं, धोने का सोडा, ये आप याद करेंगे। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। किसी भी प्रकार की बात कर ली जाए, अल्टीमेटली ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। उसके बाद में मैं अगला फॉर्मूला आपसे याद करने के लिए जो देने वाला हूं वो CaSO4.12H2O है मित्रों, जिसको POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने वाले हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। मैं 5 नंबर पे आपको एक फॉर्मूला और देने वाला हूं CaSO4.5H2O। इसको कॉपर सल्फेट या नीला तोता कहते हैं, ये आप याद रखने वाले हैं। इसका कलर नीला होता है, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र है, ये आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र मैंने आपको कहा है याद करने के लिए। मैंने आपको बेकिंग सोडा कहा है, मैंने धोने का सोडा कहा है, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इस चैप्टर को ज्यादा शॉर्ट में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसको शॉर्ट में देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
आप इन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, इनके नाम लर्न कर लीजिए और इनके दो दो उपयोग याद कर लीजिए। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या मिलेगा? आप इन चैप्टर को, ये फॉर्मूला है, ये इनका नाम है और 2 इनके उपयोग है, जो भी मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं। आप याद कर लीजिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। लेकिन वो डिटेल, वो नॉलेज नहीं आएगा जिससे आप फ्यूचर में अपने नॉलेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो देखिए, आगे बढ़ता हूं। देखिए, 1 नंबर पे बात कर रहा हूं विरंजक चूर्ण। किसकी बात कर रहा हूं? विरंजक चूर्ण। मित्रों, विरंजक चूर्ण में विरंजक चूर्ण का उत्पादन की रिएक्शन आपको याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण को इस तरीके से लिखा गया है, CaOCl2, CaOCl2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ये ऐसे लिखा गया है। इनकी क्लोरीन के 2 अणु हैं। उसके बाद में ये विरंजक चूर्ण, अब आप विरंजक चूर्ण के उपयोग याद करेंगे कि विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग है। देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग सूती व लिनन के कपड़ों को साफ करने के लिए, इनकी लॉन्ड्री में किया जाता है। ये रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में इसको काम में लेते हैं और पीने के पानी का बैक्टीरिया को मुक्त करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये तीनों उपयोग इसके याद कर लेंगे। ये विरंजक चूर्ण के बनाने की जो अभिक्रिया है वो याद कर लेंगे, इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो आपका काम इजी हो जाएगा। अगला जो टॉपिक अपना यहां से है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग अपना दूसरा फॉर्मूला है। जो इंटरेस्टिंग दूसरा फॉर्मूला है वो बेकिंग सोडा है। वो क्या है? बेकिंग सोडा। देखो, बेकिंग सोडा जो इडली बनाने में या ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ जैसे ब्रेड बनाने में जो कि सॉफ्ट होते हैं, इसमें इसका उपयोग जो किचन में किया जाता है। आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खाना और हो गया पकोड़े बनाने के लिए, आपकी मम्मी अगर पकोड़े जो है वो बहुत, आपने जो पकोड़े, सॉफ्ट पकोड़े जो खाए हैं, पकोड़ों का नाम लेते ही मुंह से लाड़े टपकने लग गई है। लाड़े नहीं टपकानी है। और ये पकोड़े, जैसे आम भाषा में इनको जो है वो गांव में अपन कहते हैं कि भाई थोड़ा पकोड़े बनाने, पापड़ बनाने, खारा लिया जो मार्केट से, जो आप जो खारा लेके आ रहे हैं वो ये बेकिंग सोडा ही है। ये वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो है उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जब इसको हो गया गर्म किया जाता है तब इसके कारण से जो भी चीज है वो फूल जाती है और फूली हुई सॉफ्ट बन जाती है। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कोई बड़ी केमिस्ट्री नहीं है इसके पीछे। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाते कैसे हैं? इसके बनाने, हेलो, हाँ ठीक है बेटा, 10 मिनट और रुका, 10 मिनट में। हेलो, सॉरी। अब आप देखेंगे कि ये NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये आपको ध्यान रखना है। NaCl, H2O, CO2 और NH3, इससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। आप कार्बोनेट बनाने की अभिक्रिया को समझ के लर्न कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका पहला कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए कि जो रिएक्शन आई है वो हमें इसको लर्न करना है। मित्रों, एजुकेशन का एक सीधा पैटर्न है, जो अपने यहाँ की जो एजुकेशन है या जो पढ़ाई है इसको मैं बड़ी सरल समझता हूं। पढ़ाई मतलब सरल, सीधी भाषा में पढ़ाई सरल है। लेकिन मित्रों, ये सरल तभी है जिसमें स या समझना है, र या रटना है और ल या लिखना है। पहले आप समझ लें, समझने के बाद में हार्ड वर्ड है रट ले और सॉफ्ट वर्ड है लर्न कर ले। उसको लर्न कर ले और हार्ड वर्ड है रट ले और उसके बाद में लिख ले। ये फॉर्मूले जब तक रटेगा नहीं तब तक अपने आप दिमाग में नहीं आएंगे, जब तक इसको समझेगा नहीं। समझना तो पहला बेस है, जो काम हम कर ही रहे हैं, और रटना और लिखना 2 काम आपका है। जो हमारा जो काम है वो 33% ही है,
बाकी इसके अलावा 66% वर्क तो आपको खुद को करना है। 66% वर्क जब आप करेंगे तो 100% में आपका जो काम हो जाएगा। इसके बाद में इसकी पीएच की जांच की बात की जा रही है। देखिए यही बात लिखी हुई है कि ये जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपके पकौड़ों को ज्यादा सॉफ्ट बनाती है, आपकी ब्रेड को सॉफ्ट बनाती है, कोई खाने की चीजें जो आप ढोकला बना रहे हैं उन ढोकलों को सॉफ्ट बनाती है। ये ढोकलों को सॉफ्ट बनाने वाली ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसको आगे मैं आप बताना चाह रहा हूं कि इसको सोडा जो बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इसके उपयोग याद कराता हूं आपको। इसके उपयोग में यह है कि बेकिंग सोडा और इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। चाहे यही अभिक्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसको जैसे ही गर्म करेंगे, थोड़ा दही डालेंगे, देखो, या थोड़ा टार्टरिक एसिड यानी कि इमली डाल देंगे। ये टार्टरिक एसिड किस में होता है? इमली में होता है। और तो खाना जो है वो स्वादिष्ट बन जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो यहां से बताना चाह रहा हूं। देखो, ये अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल रही है। इससे मुझे पाव रोटी, केक, खमीर और मुलायम और स्पंजी स्पंजी जो आपने अपने बर्थडे पर जो केक काटा है वो केक को स्पंजी बनाने का काम आपका ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही वो चीज है जिसको अपन इनो कहते हैं, जो एंटा एसिड का काम कर रहा है। ये अपने पेट में पैदा हुई एसिडिटी, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने पीछे की क्लासों में बताया है। ये एसिडिटी को कम करने का काम करता है, एसिडिटी को खत्म करने का काम करता है, अम्ल की अधिकता उदासीन कर देती है। मैंने ये भी कहा है कि इसका एक्सेसिव यूज हानिकारक है, इसको हमेशा डेली यूज में नहीं लेना चाहिए। ये सोडा अम्ल के रूप में आग बुझाने का भी काम करता है। तो आपका दूसरा जो फॉर्मूला है, जो बेकिंग सोडा है, वो कंप्लीट होता है। अब बेकिंग सोडा के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट अपन याद करने जा रहे हैं, जो लेने जा रहे हैं, वो है मित्रों धोने का सोडा। वो क्या है? धोने का सोडा। में कोशिश करेंगे कि धोने का सोडा और आगे वाला जो वीडियो है वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में बात करें। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।